जिस काम को कुछ व्यक्ति बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं, वही काम कुछ व्यक्तियों के लिए दुष्कर हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो कक्षा में जाते हैं, बच्चे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। वो जो भी पढ़ाते हैं बच्चे उसमें रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। और वहीं पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कक्षा में जाते ही बस उनका शुरू हो जाता है, हल्ला मत करो, मेरी बात को सुनो, ध्यान दो। उसके बाद उनकी धमकियाँ आदि शुरू हो जाती है, अर्थात उनका पूरा समय निकल जाता है कक्षा का नियंत्रण करने में। वास्तव में कुछ व्यक्ति जन्मजात शिक्षक होते हैं, जिनमें शिक्षक के सारी जो गुणवत्ताएं हैं वो जन्म से विद्यमान होती हैं, किंतु कुछ लोग इसे सीख कर बनते हैं। तो जो लोग इसे सीख कर बनते हैं उन्हें थोड़ा समय लगता है, किंतु वो भी एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि आखिर ये कक्षा प्रबंध कौशल है क्या। क्योंकि शिक्षा के प्रति अगर हम एक सामान्य नजरिया अपनाएं तो बच्चों के लिए यह एक बोझ है, यह एक उपदेश है, किंतु यह उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकता है और अनिवार्य आवश्यकता है। इसके द्वारा ही वो समाज में अपने आप को स्थापित करता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है। अन्यथा सांस लेने, चलने फिरने, खाने इत्यादि की आदतें तो पशुओं में भी होती हैं। एक शिक्षा ऐसी चीज है जो मनुष्यों को विवेकशील बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, उसे अन्य जीवों से अलग एक रूप प्रदान करती है, उसे अद्वितीय बनाती है। तो क्यों ना आज हम इस चीज पर सीखें। यहाँ पर यदि हम एक चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता का हम जिक्र कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, जो समस्त संसार के ज्ञान का सार तत्व माना जाता है, वहां पर यदि हम देखें तो वह है तो ज्ञान का सागर, किंतु श्री कृष्ण की शिक्षण कला के बिना वह ज्ञान का सागर अधूरा है, खोखला है। क्योंकि यदि श्री कृष्ण अपने शिष्य में उत्सुकता, प्रश्न पूछने का, उसमें सुनने के कौशल का विकास नहीं कर पाते तो उनका यह ज्ञान अर्जुन के कानों से टकराकर वापस लौट जाता है। किंतु श्री कृष्ण ने एक अच्छे गुरु का, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाते हुए अर्जुन में सर्वप्रथम उस ज्ञान को पाने की ललक पैदा की, उसे प्रश्न पूछने के लिए इतना सहज और सरल बना दिया कि वह तब तक प्रश्न करता रहा जब तक कि उसके मन का अंतिम प्रश्न तक खाली नहीं हो गया। और श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक अर्जुन के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। तो कक्षा प्रबंध कौशल में न केवल हमें अपने विषय की जानकारी बहुत आवश्यक है, विषय का ज्ञाता बहुत लोग हो सकते हैं, विषयों के ज्ञाता को हम विद्वान कह सकते हैं, किंतु उन्हें एक अच्छा शिक्षक कह दें यह आवश्यक नहीं। अब एक अच्छा शिक्षक होने के लिए हमें अपने कक्षा में मौजूद जो छात्र हैं उन छात्रों की आवश्यकताओं को सबसे पहले जानना पड़ेगा, उनके मानसिक, बौद्धिक पर्यावरण को हमें अच्छी तरह से पहचानना होगा, उनके बारे में जानना होगा, उनकी पारिवारिक स्थितियों से कुछ न कुछ हमें ऐसा जानना होगा जिससे कि हमें
जाते ही कक्षा में एक अपनेपन के भाव से वो भर जाए। बच्चों को ऐसा न लगे कि शिक्षक कहीं बाहर किसी अन्य ग्रह से आए हुए प्राणी है और छात्र किसी अन्य ग्रह के प्राणी हैं। इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच जो भावनात्मक, जो संवेदनात्मक और जो संप्रेषणात्मक भाव होता है, जो दूरी होती है, वह कम से कम हो। वह दूरी ही सबसे अधिक उन्हें सहज और सरल बनाती है ताकि वह शिक्षक से जुड़ सके। और जब तक एक छात्र अपने शिक्षक से जुड़ नहीं जाता है तब तक वह किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ पाता है और यहीं पर शिक्षक का समस्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उसने जो भी बच्चों के समक्ष कहा, अपने छात्रों के समक्ष कहा, छात्रों को उसकी किसी भी बात में कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि छात्र उसके वक्तव्य का 1% भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा की समस्त बातों को ध्यानपूर्वक सीख ले, क्योंकि शिक्षण एक ऐसा चीज है जो सिर्फ क्लासरूम में यानी कि कक्षा में जाकर ही शुरुआत नहीं होती है। इसको अगर हम देखें तो इसे 2 रूपों में हम बांट कर देख सकते हैं। एक है शिक्षक का व्यवहार और एक शिक्षक का किया गया शिक्षण कार्य। और इस तरह से क्या होता है, एक शिक्षक जब अपने कक्षा में जाने से पूर्व यदि कुछ खास काम को कर ले, जैसे सबसे पहले उन्हें जो लेसन पढ़ाना है, जो पाठ पढ़ाना है, उस पूरे पाठ की एक सुनियोजित प्लानिंग कर ले, एक योजना बना ले, जिसमें कि उसे 40 मिनट या 45 मिनट जितने समय की वह कक्षा है, उस कक्षा में वह कितने समय तक बच्चों को क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन सा विषय वह चुना और उस विषय के अनुसार कौन सी विधि छात्रों को के लिए प्रभावशाली होगी। इसकी विधि को, युक्तियों को ध्यान में रखते समय शिक्षक को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे उन्हें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि उसके छात्र किस श्रेणी के हैं, उनकी उम्र क्या है। मान लीजिए यदि हम एक 5वीं क्लास के बच्चे के पास जाकर और बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दे देते हैं तो वह बच्चा, उसके सिर के ऊपर से ये सारी बातें गुजर जाएंगी। वहीं पर यदि एक हायर क्लास में हम जाते हैं, एक कॉलेज, एक ग्रेजुएशन की क्लास में हम जाते हैं, एक बीए या एमए के क्लास के बच्चे को पढ़ाने जाते हैं और उसे हम एक सामान्य कहानी के माध्यम से या फिर किसी नाटक या ऐसे किसी माध्यम से या गाना, गीत या ऐसे संगीत के माध्यम से उन्हें पढ़ाना चाहते हैं उसी विषय को, तो उस स्थिति में वह हास्यास्पद बन जाएगा शिक्षक के लिए। तो एक शिक्षक के लिए सबसे पहले अपने पाठ का उन्हें कौन सी विधि अपनानी है, सबसे पहले तो उन्हें देखना पड़ेगा कि कितने पाठ का कितना भाग वो 40 मिनट में पढ़ा सकते हैं और उस भाग में मुख्य बातें कौन कौन सी हैं जो वास्तव में उन्हें बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि एक पाठ में अन्य भी बहुत सारी बातें होती हैं और उन खास बातों को बच्चे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात शिक्षक को पाठ के भाग को चुनते समय और कक्षा में छात्रों के समय संप्रेषित करते समय यह ध्यान रखना होगा कि जब हम उसी पाठ का छात्रों के व्यावहारिक जीवन से संबंध स्थापित कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से छात्रों के लिए उस पाठ को समझना सरल और सहज हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले उस पाठ की प्लानिंग बना लें। और इसके अलावा जैसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने जीवन का एक वाकया याद है। हमारे जब हम बीएड कर रहे थे
उस समय हमारी जो शिक्षिका प्रधानाध्यापिका थी दीपान्विता दासगुप्ता मैम की विशेषता थी, वो प्रत्येक बच्चों को उनके नाम से, उनके रोल नंबर से या उनके व्यक्तित्व की किसी खास पहचान से जोड़कर देखा करती थी और उन्हें वो अपनी पहचान के रूप में याद रखा करती थी। तो बच्चे स्वाभाविक जब भी वो हमारे पास आती या तो कुछ हमारे व्यक्ति जो हमारी विशेषताएं हैं, हमारे व्यक्तित्व की जो खास बात है, उन बातों को हमारे समक्ष वो रखती या फिर हम कभी हमारे नाम से, हमारे रोल नंबर से जब 100 की भीड़ जुटी हुई हो, सारी छात्राएं कक्षा में हो, उसमें जब एक नाम हमारा आ जाता तो स्वाभाविक रूप से लगता कि मैम मुझे पहचान रही है और एक दिमाग में अटेंशन बढ़ जाता, मन में एक ऐसा वातावरण, नहीं शिक्षक मुझे जान रहे हैं, शिक्षक मुझे पहचान रहे हैं। तो शिक्षक का जानना पहचानना बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो हमारे लिए एक आवश्यक चीज़ है कि जब भी हम कक्षा में जाएं तो छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे छात्रों के जन्मदिन, उनका नाम, उनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, इनको थोड़ा सा अगर हम एक डायरी की तरह बनाकर उसमें नोट करके रखें और किसी दिन किसी खास छात्र का, किसी दिन किसी खास छात्र का यदि नाम ले लें तो छात्रों को अपनेपन का एहसास कराने में हम ज़्यादा सफल होंगे। इसके साथ ही साथ जैसे ही शिक्षक कक्षा में घुसते हैं, हमने सारी प्लानिंग कर ली, अपना लेसन प्लान बना लिया है, कब बच्चों को क्या पढ़ाना है, लेकिन हमारे मन के अंदर एक हिचकिचाहट है कि क्या हम पढ़ा पाएंगे, एक झिझक है क्योंकि हमने उस पाठ को ठीक से पढ़ा नहीं है। तो यह आवश्यक है कि हम उस पाठ को ठीक से पढ़ लें। हमारे एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक उपयोगी चीज़ होता है कि वह अपने विषय का बिल्कुल मास्टर, उसे पता हो कि उसे आज बच्चों को क्या देना है और कहाँ तक देना है, बिल्कुल उस बात पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तो उसमें हिम्मत आती है। इसके बाद जैसे ही हम कक्षा में प्रवेश करते हैं, कक्षा में प्रवेश करते ही हमारा जो व्यवहार है वह उस व्यवहार में आत्मविश्वास की झलक, जो हमारा प्रथम इम्प्रेशन है वो बच्चों तक जो पहुंचता है, हमारी जो पहुंच बनाता है बच्चों तक, बच्चों के मन तक, बच्चों के दिल तक, उस पहुंच को एक दृढ़तम आधार देता है। वहीं यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो स्वाभाविक रूप से बच्चे हमारे ऊपर हावी होना चाहते, क्योंकि हमेशा याद रखें बच्चों के लिए शिक्षण कार्य बड़ों के द्वारा लादा गया एक बोझ के समान होता है। बस 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में अपने मन के अंदर से पढ़ने की इच्छा होती है, खास करके 9th 10th के बच्चों में तो एकदम, क्योंकि ये बच्चे अभी बढ़ रहे हैं ना, ये बच्चे बढ़े हुए हैं जिन्हें अपने भविष्य की पूरी जानकारी है, जिन्हें अपने भविष्य की चिंता है, ना ही ये बच्चे इतने छोटे हैं, इनमें बड़े होने का एहसास भरा हुआ है, किंतु इनमें अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। और यही कारण है कि वह बच्चा अपने आप को समझ रहा है कि मैं बड़ा हूँ, अब मुझे सब कुछ आता है, और उस स्थिति में बच्चों को अपने व्यवहार से, अपने आत्मविश्वास से, अपने शिक्षण कौशल से, अपनी बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए अभिप्रेरित करना एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक चुनौती भरा कार्य होता है। याद रखें, जो किशोरावस्था होती है बच्चों की, वह सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अवस्था मानी जाती है जीवन की, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था है जब बच्चों के मन में यह बात होती है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, और ठीक उसी समय अन्यान्य गलतियाँ होती हैं उनसे। इसी समय यदि बच्चे को सही मार्गदर्शक नहीं मिला, सही मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे बिगड़ जाते हैं, गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं,
गंदे बच्चों के साथ रहने लगते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, उनके लिए शिक्षण कार्य सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है। तो आज मैं कुछ बातें और बताकर आज की बात यही खत्म करती हूँ कि कक्षा में जाने से पूर्व एक शिक्षक को अपने आप से कौन कौन से प्रश्नों को करना चाहिए, किस किस प्रश्न को करके हम देख सकते हैं, हम अपने आप को जांच सकते हैं, हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या वास्तव में हम एक सही शिक्षक हैं, क्या वास्तव में एक शिक्षक में जो कक्षा प्रबंधन कौशल होना चाहिए वो मुझ में है या नहीं है। उसमें सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वह है कि क्या कक्षा में आपका प्रवेश विश्वास से भरा हुआ, उद्देश्यपूर्ण एवं सहयोगात्मक रूप में होता है। हमारा जो पहला प्रश्न अपने आप से होगा वो होगा कि कक्षा में आपका जो प्रवेश है क्या वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, क्या आपके प्रवेश का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट लक्षित हो रहा है या नहीं, बच्चों के प्रति आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वह सहयोगात्मक है अथवा नहीं। यदि इन सब का जवाब ना है तो आप कभी भी एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या छात्रों से बात करते हुए आपकी शारीरिक भाषा सहयोगात्मक होती है? ज़्यादातर शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो जब वो बच्चों से बात कर रहे होते हैं, उनके हाव भाव से, उनके हाथों के संप्रेषण से, उनके आँखों के संप्रेषण से, उनके चाल ढाल से बच्चों को एक दूरी का एहसास होता है, एक नकारात्मकता का, एक असहयोगात्मकता का एहसास होता है कि तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे कुछ पूछने से हिचक जाते हैं, बच्चों में सरलता और सहजता नहीं आ पाती है, जिससे शिक्षण कार्य को कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि एक शिक्षक तभी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए या अपने प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रेरित कर सकता है जब बच्चों को यह पता रहे कि यदि मैं गलत भी जवाब देता हूँ तो कोई बात नहीं, सामने सर या मैम है जो मेरी बात को अगर जहाँ से मैं गलत रहूँगा वहाँ से मैम समझा देगी मुझे या सर समझा देंगे मुझे। इस स्थिति में बच्चों के लिए कक्षा आसान हो जाती है, हमारा शिक्षण सरल हो जाता है। तो हमारा जो व्यवहार है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है, उसमें हमारी जो शारीरिक स्थिति है, याद रखें हमारी भाषा ही नहीं, हमारी शारीरिक अवस्था को भी बच्चे पढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बच्चों को एक शिक्षक को पढ़ने के लिए कुछ सेकंड का वक्त चाहिए होता है, अर्थात क्लासरूम के गेट से लेकर ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने का जो अंतराल होता है, एक शिक्षक को पढ़ने के लिए बच्चों के लिए काफ़ी समय होता है। तो यह अंतराल हमें बखूबी निभाना चाहिए। एक समस्त शिक्षण कौशल को अपने आप में आत्मविश्वास, सहयोगात्मकता के साथ बच्चों को दिखना चाहिए ताकि बच्चे हमारी बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। तीसरा सवाल, क्या आप सामान्य हिचकिचाहट से दूर हैं? मतलब छोटी छोटी बातें, इनसे आपको हमेशा दूरी बनाकर रखनी होगी। क्या है, कैसे है, मुझे क्या पढ़ना है, मतलब छोटी छोटी जो बातें हैं, इन बातों से आपको हमेशा दूर रहना है। इसके अलावा आपकी वाणी, जो आपकी आवाज़ मुंह से निकलती है, यह सहयोगात्मक एवं निर्णयात्मक है अथवा नहीं है।
आप जो भी क्लास में बोल रहे हैं, कक्षा में जो बोल रहे हैं, वह बच्चों के प्रति सकारात्मक है, सहयोगात्मक है, निर्णयात्मक है अथवा ढुलमुल है। यदि वह ढुलमुल है, असहयोगात्मक है, तो बच्चों तक आपकी पहुंच भी धीमी हो जाएगी, आपकी पहुंच भी कमतर हो जाएगी। क्या आप कक्षा में अनावश्यक रूप से शरीर को हिलाने डुलाने से परहेज करते हैं? हम देखते हैं कि कुछ शिक्षक कक्षा में अनावश्यक रूप से इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। नहीं, हमें अपने विषय के अनुरूप कुछ खास बातों का अनावश्यक रूप से अपने हाथों को या शरीर के किसी भी भाग को चलाना, उसे गति देना एक गलत मैसेज देता है, बच्चों तक गलत संदेश पहुंचाता है। अर्थात वह हमारे अंदर के आत्मविश्वास को की कमी को दर्शाने में या हमारे अंदर के डर को बच्चों तक पहुंचाने में सहयोग करता है। तो हमें अपनी देह यष्टि, हमें जो अपना शारीरिक गति है, इस पर भी ध्यान देना है कि हम अपने शरीर को कैसे और कितना चलाएं ताकि बच्चों का ध्यान हमारे शरीर पर कम और हमारे जो हम उनके संप्रेषण की सामग्री है, जो उनके पाठ की सामग्री है, जो उनके शिक्षण की सामग्री है, उस पर ज़्यादा जाए। क्या आप छात्रों के साथ मुस्कुराते हैं? याद रखें, मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिसे सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि अपना बनाना है तो इससे बड़ा शस्त्र दुनिया में कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र मुस्कुराहट है, जिसके सहारे आप छात्रों को अपना बना सकते हैं। तो कक्षा में जब भी जाएं, क्रोधित भाव से न जाएं, बल्कि चेहरे पर एक साफ, स्वच्छ, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ जाएं। क्या आप छात्रों के समक्ष अनपेक्षित व्यवहार करते हैं, जैसे बालों को खींचना, हाथों से पैंट को आगे पीछे घुमाना? हम देखते हैं कि कुछ शिक्षक जब कक्षा में जाते हैं तो अनावश्यक रूप से अपने शरीर के विभिन्न बातों की ओर ध्यान देते हैं, तो छात्रों का ध्यान उस ओर ज़्यादा जाता है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, और पढ़ाए गए पाठ की ओर कम होता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि अनावश्यक रूप से हम अपने शरीर के किसी भाग को छुए नहीं, या फिर कपड़ों को, बालों को इधर उधर ना करें, ताकि छात्रों का ध्यान हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ पर जाए, न कि हमारे किए गए व्यवहार पर जाए। इस अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपके कथन छात्रों को प्रभावित करते हैं? यहाँ पर कथन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कभी कभी होता क्या है कि शिक्षक बहुत लंबी लंबी लाइनें बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कि लेकिन वो बातें जो होती हैं इतनी भारी भरकम होती हैं, इतनी साहित्यिक होती है कि उनकी पहुंच छात्रों तक नहीं हो पाती। तो जब भी आप बोलें, आपका जो कथन हो वह सामने वाला जो बैठा है उसके उम्र, उसके ज्ञान के अनुसार सहज और सरल भाषा में बोला गया हो, ताकि आपका जो कथन है उस पर प्रभाव डाल सके। तो जब आपकी बातें उस आपके सामने बैठे छात्रों को प्रभावित करेंगी, तो स्वाभाविक रूप से छात्र आपकी बातों को सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और जब छात्र आपको सुनेंगे तो सीखने की शुरुआत वहीं से हो जाती है, जब एक छात्र अपने शिक्षक को सुनने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद अंतिम और बहुत ही
मैं कह सकती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आप बोरिंग हैं, अर्थात क्या आप उबाऊ हैं, क्या आप किसी भी विषय को बहुत लंबा खींचते हैं, क्या आप हमेशा छात्रों को नकारात्मकता से डांटते हैं, क्या आप अपने पाठ को पढ़ाने में किसी भी नवीनता का उपयोग नहीं करते हैं, क्या आप एक पारंपरिक शिक्षण प्रणाली जो चली आ रही है कि किताब उठाया और बच्चों के समक्ष बांट दिया, क्या आप ऐसे ही पढ़ाते हैं, अथवा आप उसे नई नई तकनीकों से जोड़ते हुए बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से उनके व्यवहारिक जीवन, उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध स्थापित करते हुए अपनी भाषा को सहज सरल ढंग से कहते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। बीच बीच में बच्चों को पढ़ाते समय क्या आप मोनोटोनस हैं, अर्थात यदि हम लंबा लंबा लेक्चर देते चले गए तो बच्चे पाठ से उनका ध्यान भटकने लगता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि हम पाठ के बीच बीच में कुछ बोधात्मक प्रश्न जो बच्चों को कब, कहाँ, कौन, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को अगर हम पूछते जाते हैं, बीच बीच में कुछ थॉट प्रोवोकिंग अर्थात विचारोत्तेजक प्रश्न जैसे कैसे, क्यों वाले प्रश्नों वाले प्रश्न बच्चों से यदि हम पूछते हैं तो बच्चे कभी वो अगर हम कब, कौन, कहाँ इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर एक बच्चा सो रहा है तो वो क्लास में एकदम अटेंटिव होकर एकदम क्लास में बैठ जाएगा कि अच्छा अगला ये ध्यान से सुनो वरना सर अगला हमसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही हम उससे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक पढ़ा रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ा रहे हैं, तो जब हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताते हैं तो उसमें से बीच बीच में हम बच्चों से पूछ सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था इत्यादि। लेकिन ऐसे इसी को पढ़ाते पढ़ाते जैसे हम इसमें पूछ सकते हैं कि आखिर क्रांति का बीजारोपण कैसे हुआ, या क्रांति का विचार लोगों के मन में क्यों आया। तो ये जो प्रश्न है बच्चों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। हम बच्चों से पाठ के अंत में यदि एक प्रश्न पूछते कि बताओ वर्तमान जो समाज है, वर्तमान जो समय चल रहा है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन सा वातावरण है जिस वातावरण में कि हम कोई बदलाव कर सकते हैं, जिस वातावरण के बारे में हम कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन सोच सकते हैं, जिस बात को बदलने के लिए हम बहुत सारे विचारों को, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो बच्चों के मन में अपने आसपास की स्थितियों के प्रति सोचने की जागरूकता उत्पन्न होगी। बच्चा जब अपने आसपास की स्थितियों को देखना शुरू करेगा तो स्वाभाविक रूप से वो अतीत की घटनाओं को वर्तमान में लाकर सोचने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ उसका शिक्षण कौशल भी पूर्ण होगा, उसका शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य भी पूर्ण होगा। तो बच्चा ये जानेगा कि आखिर इस पाठ को हमने क्यों पढ़ा, इस पाठ की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। और जब वो उस पाठ की उपयोगिता को जानने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर एक रुचि आएगी। फिर हम 2-4 प्रश्नों को देकर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं कि आप ग्रुप में बैठ जाएं और इन प्रश्नों का हल खोजें। और अपने विद्यालय या अपने आसपास हम बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम्हारे घर में या तुम जो बातें हैं उनमें तुम क्या बदलाव करना चाहते हो और इस बदलाव के लिए तुम कौन कौन से कदम उठाना चाहते हो। तो इस तरह के प्रश्नों का हल जब वो अपने साथियों के साथ मिलकर करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें पढ़ने के प्रति, उस विषय के प्रति एक जागरूकता, एक उत्साह उत्पन्न होगा और यही से शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास शुरू होगा। एक शिक्षक के शिक्षण कौशल की पूर्णता स्थापित हो जाएगी और एक शिक्षक अपने शिक्षण कौशल में और कक्षा प्रबंध कौशल में ऐसे शिक्षक को अपनी कक्षा में जाकर कभी भी अपने छात्र से यह नहीं कहना पड़ेगा कि आप
शांत बैठे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, बल्कि ऐसे शिक्षकों को की प्रतीक्षा में उनके छात्र बैठे हुए मिलेंगे। और उदाहरण स्वरूप हम लोग देख सकते हैं कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो अभी कक्षा से निकले नहीं कि दूसरी कक्षा के बच्चे उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और कभी-कभी पूछ लेते हैं, सर मेरी क्लास में आएंगे क्या, सर चलिए ना आप मेरी क्लास में। तो यह बच्चों के द्वारा पूछा गया प्रश्न कि सर क्या आप हमारी कक्षा में भी आएंगे, क्या आप हमारी कक्षा लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी क्लास में आए। एक शिक्षक का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है उसके शिक्षण कौशल का, कि वह अपने शिक्षण कौशल में सफल है।